हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं एलटी ग्रेड जीआईसी के जो सिलेबस है उसमें यूनिट 2 के बारे में, दैट इज़ हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी थी कि यूनिट 2 में हमारा हेल्थ एंड हाइजीन आएगा, जिसमें पर्सनल हाइजीन, होम और कम्युनिटी की और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये सारी ही चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो इन सभी को इंक्लूड करते हुए अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हमें इस यूनिट में पढ़ना है। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरी ही यूनिट को कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। जो आपका 5th पॉइंट है, लास्ट वाला, जिसमें डिजीज़ेज़ वगैरह हैं, वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जिसमें से आपके क्वेश्चंस मोस्ट फ्रीक्वेंटली आते हैं और ज़्यादा पूछे जाते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो वही है। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि स्वास्थ्य, पर्सनल हाइजीन क्या होती है। क्योंकि WHO ने कहा है शरीर को रोगों से मुक्त दशा स्वास्थ्य नहीं है। व्यक्ति के स्वास्थ्य में तो उसका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक कल्याण निहित होता है। यानी कि उन्होंने बोला है अ पर्सन इज नॉट हेल्दी व्हेन ही इज फिजिकली फाइन, बल्कि उसमें उसके इमोशनल, सोशल, आपके मेंटल, ये सारे ही एस्पेक्ट को वो इंक्लूड करते हैं। तो जिस भी डेफिनेशन में आपको सारे एस्पेक्ट्स मिल जाएं, वो आपकी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दी हुई आपकी डेफिनेशन है, तो उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। वहाँ पर ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आपका आता है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा के लिए क्या नियम को फॉलो करना चाहिए। आपको कुछ नियम दे दिए जाएंगे, इसमें से ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जिसको आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं, बट स्टिल यहाँ पर एक बार हम लोग देख लेते हैं कि नियमित जीवन एवं दिनचर्या को हमें फॉलो करना है। मतलब एक हमें शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारी जो डेली रूटीन है वो बना रहे। इससे आपकी जो बॉडी है वो उसी पैटर्न में वर्क करती है और आपकी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होती है, और उससे के कारण आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे आपकी सोशल हेल्थ हो। समुचित नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि आप कितने बजे जगेंगे, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको ब्रश करना है, आपको नाश्ता करना है, आपको अपने जो भी वॉकिंग रूटीन है उस पर जाना है। तो ये सारी चीज़ों का एक समुचित नियमों का पालन करना चाहिए। मानसिक एवं शारीरिक स्वच्छता को रखना चाहिए। न केवल फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल क्लीननेस पर हमें ध्यान देना है, बल्कि हम मेंटल पर भी बुरे विचार नहीं लाने, किसी के लिए गंदा शब्द नहीं बोलने, किसी के लिए गलत भावनाएं नहीं रखनी है। ये आपकी मानसिक स्वच्छता के अंतर्गत आता है। आपको ध्यान योग करना है, आपको मेडिटेशन करना है, जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस भी बनी रहे। तो ये भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। उचित पोषण लेना है, संतुलित एवं पौष्टिक आहार हमें ग्रहण करना है। फिर आता है समुचित विश्राम। 6 से 8 घंटे का विश्राम लेना भी बहुत जरूरी है अपनी पर्सनल हेल्थ के लिए। मादक पदार्थों के सेवन से हमें बचना है, और शरीर की जो बहुत सारे अंग हैं उनकी बहुत विभिन्न प्रकार की सफाई होती है। जैसे कि आपको दांतों को ब्रश करना होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग जग के सोते वक्त आपको ब्रश करना होता है, जिससे कि आपके दांतों में पायरिया जैसी कोई बीमारी ना आ जाए। आपकी आंखों को आपको साफ करना होता है। सुबह जगते हुए आप ठंडे पानी से जब आंखों को धुलते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है। आपको अपने कानों को टाइम टू टाइम क्लीन करना है, क्योंकि उसमें म्यूकस आ जाता है, उस म्यूकस को आपको बाहर निकालना है। आपको अपनी टंग क्लीन करनी है, नेल्स क्लीन करने हैं। तो ये सारी आपकी व्यक्तिगत सफाइयों में आते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि इनको इस वीडियो में इंक्लूड करना चाहिए। इन शॉर्ट में मैंने आपको एक रिवाइज करा दिया है कि क्या क्या चीजें आएंगी, तो आप डेली रूटीन के फॉर्म में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है गृह स्वच्छता से संबंधित। घर की सफाई में भी आपको मालूम है रेगुलर हमारी जो होती है दैनिक सफाई, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक और आकस्मिक होती है। ये 5 प्रकार की होती है। दैनिक में आपके जो आप रेगुलर अपने रूम की क्लीनिंग करते हैं, किचन की, अपने बाथरूम की और आपकी नालियों की जो सफाई होती है कि आपने गंदगी डाली है उसको क्लीन कर दिया जाए। आपको अपनी बेडशीट को रोज साफ करके झाड़कर फिर से बिछाना होता है। आपको अपने डोरमेट्स को बाहर साफ करना होता है। आपको झाड़ू पोछा, डस्टिंग, ये सब करनी होती है। आपकी डेली क्लीनिंग में आ जाती है। साप्ताहिक में क्या आता है, दरियां, कालीन, दरवाजे, खिड़कियां, तस्वीर, चित्र, जो सजावटी सामान है, इन सभी को क्लीन करना होता है। मासिक सफाई में आपको अपने भंडार गृह, आपका स्टोर रूम है, उसकी क्लीनिंग करनी है। आपकी जो वस्तुएं हैं उनको धूप दिखानी है। जैसे कि बारिश के मौसम में कीड़े ज्यादा होते हैं, तो आपको रेगुलरली एक दो दिन में आप उनको चीजों को, हर एक चीज को मतलब धूप दिखानी होती है, जिससे कि उसमें कीड़े ना पनपे, फंगस ना लगे, उनमें कोई बैक्टीरिया डेवलप ना हो, कोई भी कीड़ा विकसित ना हो, क्योंकि वो आपकी अल्टीमेटली हेल्थ के लिए हजार्डियस हो सकता है और आपको बीमार कर सकता है। वार्षिक सफाई में घर की मरम्मत है, पुताई है, सामान की छटनी है कि जो एक्स्ट्रा सामान है जो यूज नहीं हो रहा है बहुत टाइम से, उसको हटाना है। ये सारी चीजें वार्षिक सफाई के अंतर्गत आती हैं, जो कि यूजुअली आपकी दीपावली के आसपास होती हैं।
फिर है आपका आकस्मिक सफाई, जैसे कि कोई प्रोग्राम है, फंक्शन है, तो आपको इमीडिएटली आपको सफाई करनी होगी, कोई जैसे कि गेस्ट आने वाले हैं, या फिर गेस्ट आने जाने के बाद में जो सफाई करनी होती है, या फिर आंधी आ जाती है, बारिश हो जाती है बहुत जोर से, तो इस प्रकार की जो सफाइयाँ हैं वो आपकी आकस्मिक सफाइयों के अंतर्गत आती हैं। तो गृह स्वच्छता में तो यही सारी चीज़ें आएंगी। इसमें अब आपको कैसे कैसे झाड़ू की ज़रूरत होती है, सीख का झाड़ू, फूल का झाड़ू, ये सारी चीज़ें, डस्टिंग के लिए कैसा झाड़न चाहिए, पोछा कैसा होना चाहिए, फिनाइल का प्रयोग करते हैं, डिटॉल का प्रयोग किया जाता है, ये सारी घर की स्वच्छता की चीज़ों में इंक्लूड की जाती हैं। कि कांच की सफाई के लिए आपको कॉलिन का यूज़ करना है, ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप रेगुलर यूज़ में करते हैं, इसलिए मैंने इसको कंटेंट में इंक्लूड नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं कि WHO ने भी पर्सनल हाइजीन के ऊपर कुछ पॉइंट्स बताए हैं। आपको अगर ये वाली PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो पर्सनल हाइजीन पर WHO ने कहा है कि प्रॉपर हैंड वॉश होना चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम। आपको खाना खाने से पहले, बाहर आने के बाद, जब से कोविड का ये सब चीज़ स्टार्ट हुआ है तब से तो आप सबसे ज़्यादा पर्सनल हाइजीन पर और एनवायरमेंटल हाइजीन पर फोकस करने लगे। लेकिन उससे पहले क्या होता था कि आप बाहर की शूज़ से घर में भी घुस रहे हैं, आपने हैंड वॉश किए नहीं किए, आपने वेजिटेबल्स को मार्केट में एज इट इज परचेज किया, या कोई भी चीज़ को बाहर मार्केट से परचेज किया और आपने उसको खा लिया, तो अब आप क्या करते हैं, आप सैनिटाइज करते हैं चीज़ों को। अगर वॉश की जा सकती हैं तो उनको वॉश किया जाता है। तो इस तरीके के हम प्रैक्टिसेस को पर्सनल हाइजीन में अब अप्लाई करने लगे हैं। तो पर्सनल हाइजीन में सबसे पहले उन्होंने हैंड वॉश के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर आप हैंड वॉश प्रॉपर करते हैं तो यू कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डायरिया डिजीज। जो डायरिया डिजीज होती है उससे बचने के लिए आपके लिए हैंड वॉश सबसे अच्छा माध्यम होता है। इन्होंने नेक्स्ट बात कही है बाथिंग के बारे में। हैंड वॉश, उसके बाद बाथिंग में उन्होंने कहा है कि सोप के साथ में अगर हम लोग अपने बॉडी को क्लीन करते हैं तो ट्रोकोमा जो आई डिजीज है, जो ब्लाइंडनेस के जिसके कारण आंखों में ब्लाइंडनेस आ सकती है, इससे बचा जा सकता है। इट इज अ आईसाइट प्रॉब्लम ट्रोकोमा। अगर आप बाथिंग में सोप यूज करते हैं, अपनी बॉडी को प्रॉपर क्लीन करते हैं, आईज को क्लीन करते हैं, तो आपको ट्रोकोमा जैसी बीमारी से आप बच सकते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। लॉन्ड्रिंग के लिए उन्होंने बोला है कि लॉन्ड्रिंग में आप जो नेचुरल वाटर बॉडीज होती हैं, जैसे कि तालाबों के पास में, नदियों के पास में, कुएं के पास में, जो जहाँ पर कपड़े धोए जाते हैं, जो नेचुरल बॉडीज हैं, जहाँ पर जैसे समुदाय और गाँव में एक साथ धोए जाते हैं, तो वहाँ पर जो डिजीज हैं वो जल्दी ट्रांसमिट होती हैं। तो वहाँ पर आपकी सिस्टोसोमियासिस जो डिजीज है, सिस्टोसोमियासिस जो डिजीज है, उसके ट्रांसमिट को रोकने के लिए भी प्रॉपर आपकी सारी सुविधाएं होनी चाहिए। लोग वहाँ पर एक साथ कपड़े न धोएं, आपके साबुन वगैरह का प्रयोग करें, डिटॉल का प्रयोग करें, जिससे कि ये डिजीज ट्रांसमिट ना हो। तो इन्होंने प्रॉपरली आपकी देखिए हर एक चीज में एक बीमारी का एग्जाम्पल WHO ने यहाँ पर दे रखा है। कम्युनिटी हाइजीन के बारे में उन्होंने कहा है कि जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए सॉलिड वेस्ट का, जो एक्सक्रीटा होता है, जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आपके वेस्ट वाटर होता है, उसका ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए। जो एनिमल्स हैं उनकी जो रेयरिंग है, मतलब पशुपालन जो है, वो आपकी घर से 10 मीटर दूर होना चाहिए, और आपका जो वाटर का जहाँ पर से आपका पानी आता है उस क्षेत्र से आपके 100 मीटर दूर होना चाहिए, क्योंकि वो जो भी आपका एक्सक्रीटा देते हैं उसमें बहुत सारे आपके जीवाणु विषाणु होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं पानी के लिए, आपके खाद्य पदार्थों के लिए। तो इसलिए जो आपके एनिमल्स रेयरिंग है वो दूर होनी चाहिए। मार्केट का हाइजीन का भी विशेष ध्यान रखने के लिए WHO ने बोला है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि हम मार्केट जाते हैं, वहाँ पर मतलब तमाम तरीके के लोग मिलते हैं और वहाँ पर बहुत तरीके की गंदगी होती है। तो आपके जो अदर जो आपकी कंट्रीज़ है, वहाँ पर WHO ने फॉर एग्जांपल एक PDF में दे रखा था कि वहाँ पर वीकली एक दिन बंद रखा जाता है और उस दिन पूरी मार्केट को सैनिटाइज और क्लीन किया जाता है, जिससे कि जो स्प्रेड ऑफ डिजीजेज है उसको रोका जा सके। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस हम लोग इंडिया में भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, इसमें जो रॉ मीट है उसको कभी भी कंज्यूम नहीं करना है, मतलब उसको खाना नहीं है, कच्ची मीट को, ना ही कच्चे अंडे को खाना चाहिए। जो पिग हैं वो आपके टैपवेयर्स को कंटेन करते हैं, इसीलिए आप कच्चे मीट को नहीं खा सकते हैं। एग्स जो हैं वो आपके सेमोलिना को कंटेन करते हैं, जिससे कि आपको डिजीजेज हो सकती हैं, तो इसीलिए इनको रॉ नहीं खाना है। इनको पकाने के बाद, वेल कुक होने के बाद, ऐसा भी नहीं है कि आप उसको सेमी कुक कर लें, वेल कुक होने के बाद में, अच्छी तरीके से उसको पकाने के बाद में इसको कंज्यूम करना है।
जो फूड है, फूड शुड बी थ्रो अवे। जब आपका खाना 12 से 16 घंटे में अगर कंज्यूम नहीं हो रहा है तो उसे हमें फेंक देना है। इस प्रैक्टिस के लिए भी WHO ने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपने, जैसे कि वैसे तो इंडियन कल्चर में ये होता है कि जो खाना 4 से 6 घंटे तक रखा हुआ है उसके बाद उसको कंज्यूम नहीं किया जाता है। बट अगर आपके पास रेफ्रिजरेटर है, वहाँ पर आपने फूड को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, जो होटल्स होते हैं वहाँ पर आपकी ऐसा नहीं होता है कि आपने ऑर्डर किया और अब इमीडिएटली आपके लिए अरहर की दाल बन रही है और आपके लिए तड़का लग रहा है। दे प्रिजर्व दैट फूड, वो बनाकर रखते हैं, अपने डीप फ्रीजर्स में रखते हैं। उसके बाद जब आप जिस चीज़ को ऑर्डर करते हैं उसको लाकर उसको इमीडिएटली उसको तड़का लगा देते हैं, ग्रेवी वगैरह सब तैयार होती है उनकी, और उस तरीके से आपको फूड सर्व किया जाता है। तो ये सारी जो प्रोसेस है इसमें WHO ने कहा है कि 12 से 16 घंटे से ज़्यादा उस फूड को आप नहीं रख सकते। उसके बाद उसको आपको डंप करना होगा और नए फूड को प्रिपेयर करना होगा। यूनिसेफ के थ्रू एक वॉश प्रोग्राम चलता है, वॉश जिसका फुल फॉर्म है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत, सामाजिक और आपकी मार्केट की जो हेल्थ है उसको फोकस करते हुए, जो सैनिटेशन है, जो आपकी हेल्थ है उसको ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को चलाया जाता है। तो ये यूनिसेफ के थ्रू चलाया जाता है। वॉश नाम है इसका फुल फॉर्म है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। वाटर का WA लिया गया है और S है यहाँ से और H है यहाँ से, ठीक है। तो आपको वॉश का फुल फॉर्म याद हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये आपका पेपर में अभी रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में ही इंडिया जो है, इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, जो आपकी 2018 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट आई थी, उसमें इंडिया की रैंक जो है वो 189 कंट्रीज में से 130th है, जो कि आपकी UNDP के थ्रू इशू की गई है ये रिपोर्ट। तो ये रैंक याद रखेंगे, किसके द्वारा की गई है, कौन सी रिपोर्ट है और इंडिया की क्या रैंक है, ये सारी चीज़ें याद रखेंगे क्योंकि ये चीज़ें आपकी करंट में आ जाती हैं, पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद है इंडिया नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत कुछ आपकी सर्विसेज और स्कीम्स चलाई जा रही हैं जिनके द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता को, सामुदायिक स्वच्छता को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि आपका है RMNCH+A, तो इसका फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। इन सभी की स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। RBS के जो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कल्याण, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कल्याण, साथ में शिशु स्वास्थ्य कल्याण, मिशन इंद्रधनुष, पल्स पोलियो, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय आयोग निधि, इस तरीके के बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू रन किए जा रहे हैं सो दैट अ पर्सन कैन बी हेल्दी, जो कि व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे। ये सारे ही और इससे संबंधित जो भी आपको और भी प्रोग्राम्स मिलते हैं उनको लिख लीजिएगा, उनको याद कर लीजिएगा और उनकी ईयर को ज़रूर याद कर लीजिएगा कि कब ये आए थे। इसके ऊपर एक हम पर्टिकुलर वीडियो भी अपलोड करेंगे, बट फिलहाल आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपको इन सब के बारे में लर्न करना है। आगे हम बढ़ते हैं पर्यावरण प्रदूषण और उसके प्रकोप के बारे में, क्योंकि आपने देखा कि 4th जो पॉइंट है हमारा वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर है। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले ही हम लोग अपने TGT PGT में भी देख चुके हैं कि प्रदूषण जो 2 शब्द से मिलकर बनता है, का मतलब है प्रकृति, चर और अचर वस्तुएं दोनों आती हैं। दूषण मतलब होता है नष्ट या फिर अव्यवस्थित कर देना, है किसी चीज के मूल्य से उसको छेड़छाड़ कर देना। तो प्रदूषण जो शब्द है वो पोल्ग्यू से बना हुआ है और ये आपके प्रदूषण जो है वो विभिन्न आयामों में विभिन्न तरीके से होता है, जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, बहुत तरीके के आपके प्रदूषण होते हैं, जैसे रेडियोधर्मी प्रदूषण भी है। तो ये सब आपके हम लोग देखेंगे। जल प्रदूषण में क्या होता है कि जब जल में हाइड्रोजन के सांद्रण का मान घटकर 6.5 pH से कम हो जाए या बढ़कर 9.2 pH हो जाए, तो आपको ये pH याद रखना है। 6.5 से नीचे जा रहा है या फिर 9.2 से ज्यादा हो रहा है तो जल आपका पॉल्यूट हो चुका है, यानी कि प्रदूषित हो चुका है। इसमें कुछ व्यर्थ पदार्थ भी जैसे इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि NaCl, MN और Cl2, HEO3 और SO4 आदि तत्व मिल सकते हैं। फैटी एसिड, ईस्टर्स, अमीनो अम्ल और साबुन, डिटर्जेंट, ये सारी चीजें भी आपके जल को प्रदूषित करती हैं। आज के समय में जल प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण आपका औद्योगिकरण है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बड़ा रीजन क्या है जो आपके जल को प्रदूषित करता है, तो वो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। पृथ्वी के 2/3 हिस्से पर जल है।
लेकिन उसमें से हम कंज्यूम कितना कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। भारत में जल का एक महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक प्रभावशाली जल स्रोत नदियां हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा जल, शुद्ध जल हमें कहाँ से मिलता है कंज्यूम करने के लिए? नदियों से मिलता है। अब वायु प्रदूषण जो है वो कई तरीके से होता है। आपकी जो गैसेज हैं जब उनको डिसबैलेंस हो जाती हैं उनके कारण भी। तो वायुमंडल में हमारे नाइट्रोजन है जो 78% मिलती है, ऑक्सीजन 21% मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% मिलती है। तो अगर इनका संतुलन बिगड़ जाता है, कोई कम या कोई ज़्यादा हो जाती है, तो आपका वायु प्रदूषण हो जाता है। तो आपको ये परसेंटेज याद रखनी है, क्योंकि ये परसेंटेज आपसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछ ली जाती है कि किसकी क्या परसेंटेज है। ठीक है। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों का मानना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 16 से 17 किलो शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। श्वसन की दमा जैसी खतरनाक बीमारियों का जन्म भी वायु प्रदूषण के कारण होता है। ये सिलिका कण खदानों, पत्थर के कारण, चूना और घिसाई के कारण जो आपके वातावरण में जो कण मिल जाते हैं उनके कारण होता है। यह वायु की शुद्धता में कमी कर देता है। 50% तक भी अगर ये कमी हो जाती है तो दुनिया के सारे जंगल अपने आप जल जाएंगे। अगर वायु की शुद्धता में 50% से ज़्यादा अगर कमी हो जाएगी तो अपने आप सारे जंगल जल जाएंगे। पृथ्वी पर 70% ऑक्सीजन प्लैंकटन से मिलती है और 30% आपकी वनस्पति से मिलती है। दहन में ऑक्सीजन का उपयोग होने पर कार्बन डाई मोनोऑक्साइड का समावेश हमारे ओजोन मंडल के लिए हानिकारक है। देखिए, जब ऑक्सीजन का दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके कारण जो ओजोन मंडल है वो आपका हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माना जाता है कि 960 किलोमीटर चलने में मोटर वाहन जितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल करती है, मनुष्य उतनी ऑक्सीजन का उपयोग 1 वर्ष में करता है। तो देखिए, हमारे द्वारा जो गाड़ियां यूज होती हैं वो कितना ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में से हमारी 1 साल की ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेती हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है 1000 किलोमीटर चलना, 960 किलोमीटर चलना, तो उस चलने में कितनी सारी हमारी ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली जाती है। देखिए, कारों से निकलने वाले धुएं में आपके टेट्रा एथिल के साथ में सीसा भी होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। वैज्ञानिकों के सर्वेक्षणों में पाया जाता है कि मानसिक रूप से अल्प विकसित बच्चों में सीसे की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। जो बच्चे मेंटली प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं क्योंकि उनकी डाइट में या फिर उनकी बॉडी में सीसे की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। फिर आता है आपका सेकंड, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण बादलों का गरजना, बिजली का कड़कना, तीव्र हवाएं, ऊंचे स्थान से गिरते हुए जल ज्वालामुखी, भूकंप आदि, ये सारे ही ध्वनि प्रदूषण के उदाहरण हैं। इसमें वृक्षों से ध्वनि की तीव्रता को 10 डेसिबल तक कम किया जा सकता है। 70 से 80 डेसिबल की जो ध्वनि है वो सुनने योग्य होती है। इसके ऊपर जो ध्वनि होती है वो आपको धीरे धीरे बॉडी को हार्म करने लगती है और पागलपंती की कैटेगरी में लेकर जा सकती है। जल और वायु से जनित जो रोग होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जो आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी छोटी माता है, चेचक है, आपका खसरा है, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस, क्षय रोग, म्यादी बुखार, पेचिश, अतिसार है, आहार विषाक्तता और मलेरिया। ऐसे बहुत से रोग हैं जो जल और वायु के द्वारा फैलते हैं और जो आपको बीमार कर देते हैं। उसके बाद आपका आता है कि बहुत सारे रोग हैं जो कि आपके विभिन्न माध्यमों से फैलते हैं। तो ये आप बिल्कुल सेपरेटली याद कर लीजिएगा कौन सा रोग किसके द्वारा फैलता है, क्योंकि आपसे पेपर में पूछा जाता है। जल के द्वारा कौन से फैलते हैं? जल, भोजन, पेय पदार्थों के द्वारा हैजा है, टाइफॉइड है, आपका मोती जरा है और आपका डिप्थीरिया है। ये सारे ही आपके भोजन के द्वारा, जल के द्वारा और दुग्ध के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। अब वायरस और वायु वाहित रोग कौन कौन से हैं? चेचक, छोटी माता, काली खांसी, क्षय रोग, पोलियो। क्लासिफिकेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल बार बार कह रहे हैं हम। कीट के द्वारा, जो जंतुओं के द्वारा फैलते हैं, मलेरिया, फाइलेरिया आदि। प्रत्यक्ष संपर्क से कौन से फैलते हैं? ये है आपका हाइड्रोफोबिया, जो आपके पागल कुत्ते के काटने से फैलता है। गुप्त या फिर यौन रोग, यानी कि जो आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। टिटनेस है, ट्रकोमा है और आपका स्केबीज है। ये सभी जो रोग हैं आपके प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा फैलते हैं। फिर आपके कुछ कृमि रोग होते हैं, जैसे कि गोल कृमि, डोरे कृमि, अंकुश कृमि और
यूनिया कृमि, ये सभी आपके कृमि रोग हैं। जल से कौन कौन से फैलते हैं? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जो है वो बच्चों में फैलने वाला संक्रामक रोग है, 2 से 5 साल के बच्चों को होता है और जीवाणु द्वारा फैलता है, वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये पहुंच जाता है। इसके जीवाणु का क्या नाम है? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संप्राप्ति काल इसका 1 से 18 दिन होता है, जिस सर्दियों में रहता है। लक्षण क्या है? गले में दर्द, घाव, बुखार, बोलने खाने पीने में कठिनाई, श्वसन मार्ग में अवरुद्ध हो जाता है। उपचार क्या है? डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन नामक एंजाइम इसमें दिया जाता है और लिक्विड डाइट देनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है म्यादी बुखार, जिसे मोती जरा या टाइफॉइड भी कहते हैं। ये आपके जल, दूध और भोजन में बैक्टीरिया उपस्थिति के कारण फैलता है। बैक्टीरिया का नाम है सैमोनेला टाइफी। टाइफॉइड है, टाइफी है, आपको याद रहेगा, ठीक है। उद्भव काल क्या है? 3 से 14 दिन होता है। लक्षण क्या है? सिर में दर्द, बेचैनी, शरीर का ताप तेजी से बढ़ जाता है, शरीर के रोगी के शरीर पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। इसमें टीका TAB का लगाया जाता है, TAB का इसमें टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है हैजा। हैजा जो है वो आपका विब्रियो कॉलेरा के द्वारा होता है। ये आपके अल्प विराम के जैसा देखने को लगता है, पानी में अधिक पनपते हैं, मक्खियों द्वारा पहुंचते हैं लोगों तक और इसका उद्भव काल 2 से 3 दिन होता है। कुछ घंटों में ही विकराल रूप धारण कर लेता है। लक्षण क्या है इसके? वॉमिटिंग होगी, आपको लूज मोशंस हो जाएगा, आंखों के नीचे काले धब्बे हो जाएंगे, शरीर में जल की कमी हो जाएगी। प्रारंभिक उपचार क्या देना है? प्रारंभिक उपचार में आपको इसमें देना है प्याज का अर्क देना है, अमृत धारा दी जा सकती है, पर्याप्त आराम, भोजन बिल्कुल नहीं देना चाहिए इसमें, और संतरे का रस, जौ का पानी, गाय का दूध और पानी मिलाकर ये सब चीजें दी जा सकती हैं। अतिसार आता है आपका नेक्स्ट डायरिया। ये जल भोजन के माध्यम से फैलने वाला संक्रामक रोग है, पाचन तंत्र से संबंधित है, वर्षा ऋतु में अधिक फैलता है, बच्चों में अधिक पाया जाता है। कारण क्या क्या है इसके? जीवाणु मक्खियों के द्वारा संक्रमित होता है, दूषित जल, निरंतर अपच होने से और अनियमित भोजन से ये होता है। लक्षण क्या क्या है? निरंतर दस्त होते हैं, 25 से 30 बार तक आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, पर डे पतले और हरे रंग के दस्त होते हैं और इसमें रक्त भी आता है। दस्त के न रुकने पर जल की कमी हो जाती है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट आपकी डिजीज आती है पेचिश, डिसेंट्री कहते हैं जिसको बार बार दस्त होते हैं और आव और श्लेष्म भी साथ में आता है। कारण क्या है? 2 हो सकते हैं, एक तो अमीबा हो सकता है और बैसिलरी जीवाणु। अमीबा में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका होता है पेचिश का, और इसका उद्भव काल आपका 1 से 2 दिन होता है। रोगों के फैलने का माध्यम मक्खी है और लक्षण क्या क्या है इसमें? पाचन तंत्र से संबंधित रोग हो जाते हैं, दिन भर में 25 से 30 बार तक शौच जाते हैं, कमजोरी और 103 और 104 बुखार भी हो सकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे, इनको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उपचार है आपका हल्का और सुपाच्य भोजन देना है, फटे दूध का पानी, मट्ठा, जौ पानी आदि फलों का रस इंक्लूड करना है। वायु जनित रोग कौन कौन से हैं? जैसे कि चेचक या फिर बड़ी माता जिसे कहते हैं इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स कहते हैं। फैलने का मुख्य कारण है इसमें विशेष विषाणु या वायरस होता है, श्वसन तंत्र के माध्यम से शरीर में ये प्रवेश करता है। इसे शीतला रोग भी कहते हैं। संप्राप्ति काल 10 से 12 दिन होता है। लक्षण क्या है? सिर में दर्द, कमर में दर्द, तीव्र ज्वर, उल्टी, आंखें लाल होना, 3 से 4 दिन बाद मुंह में लाल दाने होना, 3 से 10 दिन बाद इसमें खुरंट आने लगते हैं, 10 से 12 दिन में इसके खुरंट गिर जाते हैं और दाग शेष रह जाते हैं। फिर आती है आपकी छोटी माता, चिकन पॉक्स केवल बच्चों में होता है, विषाणु रोगी के थूक, मल, छींक आदि में पाया जाता है। लक्षण क्या है इसका? बुखार, शरीर में दर्द, नाक में लगती है, शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। उपाय क्या है? नमक रहित भोजन देना है आपको। नेक्स्ट आपका आता है क्षय रोग, जिसे राजक्षय या फिर तपेदिक या फिर ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। ये आपका बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू होता है। गंदगी में, अंधेरे में पनपते हैं ये। उत्तम पौष्टिक आहार देना चाहिए। शुद्ध वायु की कमी या फिर अनुचित संवातन में भी आपका ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। शरीर या मानसिक दुर्बलता भी इसमें आ सकती है। प्रकार क्या क्या है इसके? सामान्यतः फेफड़ों में होता है, लेकिन कभी कभी आंतों में, ग्रंथियों में, हड्डियों में भी यह रोग हो जाता है। लक्षण क्या क्या है? थकावट, कम भूख लगना, बार बार जुकाम होना, खांसी होना, बलगम आना, जल्दी जल्दी पसीना आना और आपके खून की कमी, त्वचा पीली पड़ जाना, छाती में दर्द और फेफड़े गल जाते हैं। बचाव क्या है? BCG का टीका लगवाना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए। उपचार है शुद्ध वायु में धूप का सेवन करें और पौष्टिक आहार हमें प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका खसरा, जिसे आप मीजल्स कहते हैं। ये 10 से 15 दिन का संप्राप्ति काल होता है।
यदि गले और फेफड़े में खराबी हो तो ये घातक हो सकता है। नेक्स्ट आपका काली खांसी या कुकर खांसी या फिर इसे वूपिंग कफ कहते हैं इंग्लिश में। ये आपका बैसिलस पर्ट्यूसिस के कारण होता है। जीवाणु का नाम है ये। 10 से 14 दिन इसका संप्राप्ति काल है। इसको में टीका लगवाना चाहिए। लक्षण क्या है? गले में दर्द, ज्वर, बेचैनी, आंख में पानी आना, खांसते मुंह लाल हो जाना, ये सभी इसके लक्षण हैं। अन्य संक्रामक रोग में जैसे कि टिटनेस है जो कि भयंकर घातक होता है। इसमें जीवाणु आपका कॉलेस्ट्रीडियम टिटेनी होता है। ये मुख्य रूप से घोड़े की लीद में, गोबर में, जंग में लगे हुए लोहे में और खाद में पाया जाता है। उपाय क्या है? टिंचर आयोडीन लगाना चाहिए। एंटीटिटस इंजेक्शन, टेडबैक का इंजेक्शन, इसे बंद जबड़ा भी कहते हैं। जब टिटनेस को आप बंद जबड़ा नाम के रोग से भी जानते हैं। रेबीज नेक्स्ट है आपका, जो पागल अथवा रोगग्रस्त कुत्ते, गीदड़, लोमड़ी, बंदर, भेड़िए के काटने से होता है। विषाणु जनित रोग हैं, थूक में रहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। उपचार क्या है इसका? घाव पर लाल दवा लगा देनी चाहिए जिसे हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। कार्बोलिक अम्ल लगा देना चाहिए, लाल मिर्च, पोटेशियम परमैंगनेट का चूर्ण और एंटी रेबीज इंजेक्शन भी लगवाना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है कुष्ठ रोग जो कि जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु का नाम है आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। घावों में रोग के जीवाणु इसमें उपस्थित होते हैं। फिर आता है प्लेग रोग जो कि जीवाणु है जिसका पास्चुलेला पेस्टिम और ये पिस्सू और चूहों के कारण फैलता है। इसमें 107 तक फीवर आ सकता है, डिग्री फीवर आ सकता है। फिर आता है आपका पोलियो। इसका उन्मूलन के लिए भारत सरकार और WHO कार्यरत है। इसमें 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती हैं। चिकित्सा शास्त्र की भाषा में से पोलियोमेलाइटिस कहते हैं। बच्चों में पाचन तंत्र इसमें प्रभावित हो जाता है। अधिकांश प्रभावित जो अंग है वो आपकी टांगें होती हैं। 3 प्रकार के इसमें वायरस होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मलेरिया। मलेरिया जो है जो आपका विभिन्न कारणों से होता है। बेसिकली ये जो मादा मच्छर है उसके द्वारा फैलता है जो विभिन्न जगह पर विभिन्न नाम से जाना जाता है। जैसे गांव में आपका एनाफ्लीज क्यूलिसिफेरिस होता है। शहरों में एनाफ्लीज एस्टिफेंसी होता है। पहाड़ी क्षेत्र में इसे एनाफ्लीज फ्लूविटिलिस कहते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मादा मच्छर जो है उसे एनाफ्लीज मिनिस, एनाफ्लीज निविपस, एनाफ्लीज फिलिनिपेनेसिस कहते हैं। तो विभिन्न नामों से इसे जाना जाता है। अंडमान निकोबार में जो मादा मच्छर है उसे एनाफ्लीज एंडेकस कहते हैं। मलेरिया जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है। मल और एरिया, मल मतलब दूषित और एरिया मतलब हवा। सर्वाधिक मलेरिया का जो प्रकोप है वो उष्ण शीतोष्ण वातावरण में होता है। नेक्स्ट आपका डिजीज आती है एड्स, जिसे हम समुचे जो प्रतिरोधी तंत्र को ये प्रभावित कर देती है। इसका पूरा नाम एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। STD कहते हैं जिसको। ये आपकी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। HIV कहते हैं जिसके हम HIV वायरस जो है वो मस्तिष्क कोशिकाओं और WBCs पर आक्रमण कर देता है और धीरे धीरे इन्हें नष्ट कर देता है। संक्रमण के 4 माह बाद विषाणु का इसमें पता चलता है। मतलब 4 महीने बाद आपको पता चलेगा अगर आप HIV पॉजिटिव हैं तो। एड्स के विषाणु ज़्यादातर ब्लड में, आपके सीमेन में, वेजाइनल सिक्रेशन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका स्वाइन फ्लू आता है। श्वसन संबंधी भयंकर रोग है। इसमें आपके स्वाइन इन्फ्लुएंजा H1N1 भी कहते हैं। विषाणु के 4 प्रकार हैं, H1N1, H1N2, H3N1 और H3N2। इसका उद्भव काल 2 से 4 दिन होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है अपना यूनिट 2, जो आपकी बची हुई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे कि डायबिटीज़ है, आपका हाइपरटेंशन है। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट्स में। इसमें हमने नहीं इंक्लूड किया है क्योंकि न्यूट्रिशन वाले पोर्शन में भी उसको हमें इंक्लूड करना होगा। तो यहाँ हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगे तो आप वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और आपका जो प्री एग्ज़ाम है GIC का, उसकी प्रिपरेशन को भी स्पीड अप कर दे क्योंकि अभी मेंस का तो आपकी डेट आई नहीं है, लेकिन आपकी प्री की आपके पास डेट है 19 तारीख आने ही वाली है बस। तो प्रिपरेशन को ज़ोरों से कर दीजिए। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।